चलिए दोस्तों, वेलकम बैक टू भाषा पंडित। आज फिर से हम लाए हैं कुछ नए प्रश्न आपके लिए, जो है हिंदी में साइकोलॉजी, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रश्न। देखते हैं 2019 के प्रश्न किस तरह पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। तो ये कौन सा अभिविन्यास है और किस अवस्था पर दर्शाता है, ये देखिए। तो ये विन्यास है आपका आदान प्रदान का। ये आपका आदान प्रदान का विन्यास है और ये दर्शाता है परंपरागत अवस्था पर दर्शाता है। इसके लिए आपको समझ गया होगा जो लेना देना होता है, तो ये हो गया आपका आदान प्रदान। और परंपरागत जो है ये आपका लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का एक पार्ट है। सो चलते हैं आगे। जहाँ तक हो सके कर देते हैं आज के लिए पूरे प्रश्न एक्सप्लेन जो 30 के 30। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ गया। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। देखिए, समाज में विभिन्न लोगों के साथ समाज में उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताएं हैं, उनके बारे में जन सामान्य की अवधारणा क्या है। इसका उत्तर आपके लिए हो सकता है चौथा, यानी रूढ़िवादिता। जैसे लिंग, जेंडर रूढ़िवादिता, जैसे लिंग जो इसके बारे में इसमें बताए गए हैं, लिंगों के बारे में इसमें वर्णन थोड़ा सा मिल गया है आपको। जैसे जो लिंग जहाँ भी दिखे, स्त्री पुरुषों का भेद या फिर इनसे आपको लिंक मिल जाए प्रश्नों में, तो इसका उत्तर डायरेक्ट हमें जेंडर रूढ़िवादिता दे देना होता है। तो जेंडर को फॉलो करने की कोई चीज़ हो तो, और इसके बारे में ऐसा दूसरा भी प्रश्न आया है, वहाँ हम पता कर लेंगे कैसे क्या होता है। देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका। हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहले के प्रश्न में रूढ़िवादिता जेंडर की बताई गई थी, लेकिन इसमें रूढ़िवादिता को ख़त्म करने का ही कहा गया है। जैसे आपके प्रश्न में है, आपके पाठ्यचर्या में ऐसा हाल ही में ऐसी कहानियों को शामिल किया गया है जैसे कि कोई औरत और मर्द यानी पुरुष या स्त्री में कोई भेदभाव ना हो, इसको समाप्त करने की भावना दी गई है। जैसे देखिए, अब जिसमें पिता घर के कार्य कर रहे हैं और माता साहसी गतिविधियों को कर रही हैं, तो साहस के काम माता करती हैं और घर के जो कामकाज, बर्तन धोना, वो पिता कर ले रहे हैं। तो इसमें क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता कहाँ है। फीमेल का काम फीमेल करे और पुरुष का काम पुरुष करे, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसलिए दोनों समान काम कर रहे हैं, तो जेंडर रूढ़िवादिता को इन्होंने समाप्त कर दिया है। यहाँ कोई जेंडर को प्रेफरेंस नहीं है, समान है।
चलते हैं आगे। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो देखिए, आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली जो बीएड करके होते हैं उनको मालूम ही होता है कि इसमें बच्चे पर ढांचा डाला जाता है, बच्चे पर ढांचा डाला जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका दोस्तों, जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो इसके लिए आपका उत्तर हो जाएगा चौथा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार जो है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो ये है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये कभी भी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आंसर में ऑप्शन में दिखे या पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रश्न में दिखे तो इसका आंसर कभी भी पहचान जाना चाहिए। जीन पियाजे को मत भूलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो इसमें आपका हो जाएगा नंबर 3, 6 का हो जाएगा नंबर 3। यानी ये जो वैज्ञानिक है इसी के अनुसार यानी लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक होता है एक टीचर के लिए। बढ़ते हैं आगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को यानी 6 से 8 कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो देखिए, देख सकते हैं इसमें आपको क्या करना है। तो आपको करना है, बस कुछ नहीं करना है, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। यानी तर्क यानी नॉलेज, बच्चे की बुद्धि परीक्षा होना चाहिए। तो ये होता है आपका आंसर। द्वितीय विकल्प आपका हो जाएगा, दूसरा विकल्प हो जाएगा इसके लिए। और देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो गार्डनर का है, तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तो इसका उत्तर देख लीजिए, आपके लिए सामने है ऑप्शन आपका 4। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर 4। जैसे पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, ये सब बच्चे में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती हैं, उसे क्या कहा जाता है? देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों या कौशलों, उनकी आदतें और स्किल्स को, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती हैं। तो ये कुछ नहीं है, जो समाज की जिम्मेदारी जानने लगता है, जिसको समझदारी आ जाती है और अपनी कोई कौशल समाज से सीखने लगता है, तो समझ लेना बच्चे का सामाजिकरण हो रहा है। धीरे धीरे बच्चे समाज में वृद्धि, समाज की कुछ जानकारियां लेकर समाज में रहना और जैसे समाज के साथ चलना सीख रहा है।
सो मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ये आपको जानने में मिल जाना चाहिए, क्योंकि जानकारी इसकी होना चाहिए। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया है जो मानव विकास को प्रभावित करती हैं। यानी मानव पैदा होते ही वहाँ के वातावरण पर्यावरण से भी कुछ सीखता है, और सीखने की कुछ जो क्षमता है उनकी आनुवंशिकता यानी जेनेटिकल रिसोर्स से भी उनको प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए आपका उत्तर हो गया चौथा। एक गतिशील कक्षा में क्या क्या होना चाहिए। देखिए, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। तो गतिशील यानी जो स्पीड बच्चे हैं, जो जल्द ही समझ जाते हैं, उनके द्वारा और क्या किया जा सकता है। तो उनके द्वारा करने की चीज़ एक ही बची है कि ज्ञान की संरचना। तो उनके द्वारा हमें कुछ कक्षा में करवाना चाहिए, बुलवाना चाहिए, और उनके द्वारा कुछ भाषण वगैरह दिलवाना चाहिए, जो कि उनका नॉलेज है दूसरे बच्चों में भी आए। तो आपका उत्तर हो गया पहला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। तो देखते हैं आपका सतत एवं समग्र मूल्यांकन क्या होता है। तो विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। यानी बच्चे को विविध प्रकार की रणनीतियाँ, यानी पढ़ाई में हर तरह से उसे प्रयोग करते चलना है, हर तरह से उसे प्रयत्न करना है, करते हुए रहना है। और संरचनात्मक ही नहीं बल्कि संकलनात्मक आकलन का प्रयोग भी करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका उत्तर चौथा। आगे बढ़ते हैं। आपकी कक्षा के विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए। तो इसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए, देखिए ऑप्शन ढूंढिए। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा दूसरा, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। यानी ये शिक्षक की बात थी। तो जहाँ अनेक वर्गों के लोग होते हैं, इनके बीच एक समान ही एग्ज़ाम होनी चाहिए, एक समान ही विश्लेषण होना चाहिए। सभी इनको सेम इक्वल ही देना चाहिए एक शिक्षक को। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका रोल मॉडल नहीं। तो इसका उत्तर आपके लिए हो जाएगा सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच। तो विभिन्न यानी अनेक समाज के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनके सामने सभी को समान कंपटीशन में भाग लेने का मौका मिलना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये देखिए। तो केवल प्रभावशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल केवल जहां आपको दिखे इसको काट देना चाहिए। केवल ही, ऐसा ही अगर दिखे, या रटना या दोहराना ये दिखे, तो आपको बिल्कुल काट देना चाहिए। और देखिए, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं
शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। तो एक समावेशी कक्षा में एक अध्यापक को जो है ऐसा सोचना चाहिए कि जो भी बच्चा है, हर बच्चा सब कुछ सीख सकता है, बल्कि उसको सिखाने वाला चाहिए। उसमें एक सीखने की क्षमता है, बल्कि उसे हम सिखा नहीं पा रहे हैं। हमें हर तौर तरीके से उसको सिखाकर ट्राई करके देखना है, प्रयत्न करके देखना है, ना कि छोड़ना है। प्रयत्न करेंगे तो जरूर हर बच्चा सीख जाता है। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है, जैसे पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल और पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। तो जो भी बच्चा अपने पढ़ने में चिंतित होता है, असफल रहता है, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई करता है, तो इसके लिए आपको पहचान जाना चाहिए कि क्या हो सकता है। जैसे देखिए, पढ़ने में जिसको परेशानी होती है, ये आपका डिसलेक्सिया होता है। डिसलेक्सिया जो विकार होता है, और शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, ये भी आपका एक विकार है। हम विकार से संबंधित एक पाठ फिर से लाएंगे, जो आपके वीडियो में डाउनलोड हो जाएगा, हमारा विश्लेषण। और निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, मतलब ये सब जो है नेगेटिव पॉइंट्स है, जो बच्चा समझ नहीं पाता है। तो समझ नहीं पाने की बात इसमें क्या है, वो है अधिगम, आसक्तता। अधिगम यानी सीखना, तो आसक्तता यानी उसमें फॉल्ट, सीखने में उसको तकलीफ होती है। जिसको सीखने में तकलीफ महसूस होती है, उसे अधिगम आसक्तता कहते हैं। तो ये सब तकलीफ़ें किसको होती हैं, तो अधिगम आसक्तता वाले विद्यार्थियों को, छात्रों को ही होती हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्य वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है। तो संबोधित कर सकता है, किस प्रकार बता सकता है। देखिए, तो ऑप्शन नंबर्स देख लीजिए, और आपका इसमें बराबर लग रहा है चौथा, यानी प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। तो प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर, तो जैसा बच्चा कमजोर होगा तो उसे कम ही बर्डन देकर पढ़ाना है, जो होशियार होगा तो उसको और भी ज़्यादा बर्डन देकर पढ़ाना है। तो आंसर हो गया आपका चौथा। चलते हैं आगे। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है, तो ये देख सकते हैं। अपसारी चिंतन पर बल देकर, अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित करके, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने को हतोत्साहित करके। तो देखिए, इसमें अपसारी चिंतन पर बल देकर ये क्यों होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। शायद हाँ, जरूर 3 ही होगा, क्योंकि अरे क्या हो रहा है। तो चलिए ठीक हो गया, कोई बात नहीं। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर है यहाँ
प्रोत्साहन अध्यापक को जो है, शिक्षिका को जो है रखना है। जैसे बच्चे की हर मूल विचारों को महत्व देना पड़ता है बच्चे के, तो जैसा बच्चा वैसा काम कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। तो हमें बच्चे को केंद्र में रखकर पढ़ाना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है जो अच्छी पढ़ाई है? तो इसमें आपका हो गया चौथा, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना पड़ता है। यानी विषय वस्तु जो भी हो, बच्चे के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना पड़ता है। यानी बच्चे को जितना समझ रहा है सही सही तरीके में उससे पूछ पूछ कर, उसके माथे में कूट कूट कर आंसर या स्टोरी जो भी हो डाला जाता है, लेकिन उसकी जितनी क्षमता है उतना ही डालना चाहिए। तो आंसर हो गया आपका चौथा। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? तो समस्या समाधान करने की रणनीति जो है, इसका प्रभावशाली उदाहरण क्या है? ये है आपका प्रश्न। तो इसमें हो गया आपका उत्तर तीसरा, प्रतिक्रिया निर्धारण। पहले तो प्रतिक्रिया निर्धारण करना चाहिए, फिर उसके बाद समस्या प्रस्तुतिकरण, समस्या को देखना चाहिए कि कितनी गंभीर समस्या है, और इस समस्या के एक ही आयाम में सामना करने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि जैसा मामला वैसा काम। तो बच्चे को पहले एक ही विचार पर निर्भर रहना है। सो उत्तर हो गया आपका तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? तो कौन सी शिक्षण प्रणाली से बच्चों पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आपका प्रश्न है। कौन सी शिक्षण प्रणाली बच्चों के लिए काम में ज़्यादा नहीं आती है? तो इसके लिए हो गया आपका ऑप्शन नंबर चौथा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर। देखिए यहाँ पर फिर दोहराना आ गया, तो दोहराना जो हो जाए और वह नहीं है ऐसा पूछा जाए, यानी नेगेटिव का भैया नेगेटिव, चलो नेगेटिव का दोस्त नेगेटिव हो गया ना, तो यही आपका उत्तर भी हो गया। पहले तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी या एनसीएफ आपको जो दोहराना मिले या प्रश्न में नहीं रहे और दोहराना या रटना प्रश्न में आप विकल्प में आपको मिल जाए, तो उसी विकल्प को आपको जवाब में उत्तर में चुनना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? तो इसके लिए हो गया आपका आंसर। देखिए, बच्चों को कक्षा में बाहर जाने के लिए कहना, ऐसा तो टीचर कभी नहीं करेगा, क्योंकि जो भी बच्चा है उसे पढ़ाना तो पड़ेगा, और पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर ये भी नहीं होगा। किसी बच्चे को हमेशा ही बार बार डांट कर क्यों पढ़ाएंगे? उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे, तो बच्चे की अरुचि जानेंगे, जो उसे पसंद नहीं है उसे ही बार बार उस पर नहीं थोपेंगे, उसे कभी ना कभी खुशी में भी रखेंगे। तो हमेशा खुशी में तो रखना है, और उन्हें गृह कार्य, जहाँ आपको गृह कार्य दिख जाए, रटना दिख जाए, इसको भी काट देना है। तो उत्तर हो गया आपका सिंपली डायरेक्ट तीसरा, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि अभिरुचि जो जो है जान लेना है। जिस प्रकार की रुचि उनमें है उसी तरह से बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर
21 का हो गया आपका आंसर तीसरा। संरचनावादी उपागम, देखिए 22 प्रश्न क्या कहता है, 22 नंबर। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें देखिए जहाँ भी विद्यार्थी की संरचना जानना चाहते हैं, उसका ज्ञान हम जानना चाहते हैं, जब भी हम विद्यार्थी की संरचना या विद्यार्थी का ज्ञान जानना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें ये चाहिए कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान पर पहले बल देना चाहिए, उस पर ही पहले नज़र देना चाहिए। तो उत्तर हो गया आपका पहला। तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो जो बच्चे हैं अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं, तो इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये हैं आपके सामने प्रश्न। देखिए और सोचिए इसमें आपका उत्तर क्या हो सकता है। तो ज़रा सोचिए, आपका उत्तर इसमें मुझे तो लग रहा है बच्चों को चुनौती देना, ये तो बिल्कुल नहीं है, और बच्चों के इन्हीं विचारों को खारिज करना ये भी नहीं है। तो बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना ये भी गलत है। अनदेखा क्यों करें? बच्चों पर ध्यान देने के लिए तो टीचर हैं, जो पढ़ रहा है जो नहीं पढ़ रहा है कुछ ध्यान तो देना पड़ेगा। इसलिए आपका उत्तर हो गया चौथा, क्योंकि बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए, क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में जब बात करते हैं, या जो भी बच्चे अपनी कक्षा में कोई घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं, तो इसकी पृष्ठभूमि यहाँ नहीं है, यहाँ तो पढ़ने के लिए उसका स्थान है। सो यहाँ ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं, इसलिए आंसर हो गया आपका चौथा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कह रहा है, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है? तो संज्ञान एवं संवेग के बीच तो आपका द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक संबंध होता है। संज्ञान और संवेग यानी नॉलेज और इमोशन तो दोनों ही मिले जुले ही रहते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका हो गया 24 का आंसर। निम्नलिखित में से देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो जो है इसमें दिया गया है आपका विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य और शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो इसमें जो है शिक्षार्थी के लिए शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ जरूरी है, और विद्यार्थी का संवेग स्वास्थ्य यानी इमोशन और हेल्थ भी ठीक होना चाहिए, और विद्यार्थी के लिए अभिरुचि भी पढ़ने में होनी चाहिए, तभी वह जो है पढ़ सकेगा। और विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, जो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बीच रहेगा वही ठीक पढ़ पाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा, इसमें चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट है, सो ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा आंसर। देखते हैं 26वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसमें
क्या है देखते हैं। तो इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 26 का एक सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। तो देखिए, ज्ञान सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू। तो ये हो गया आपका पहला। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? तो इसमें ऐसी संभावना है जो ऑप्शन नंबर 4 में आपके लिए मिल जाएगी। अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना पड़ता है। देखिए, यहाँ तो बैज, शील्ड जो भी है, प्राइज तो हम पाते हैं, लेकिन अन्य लोग भी खुश हो जाते हैं और सभी को खुश रखने के लिए ही जो भी है प्रतियोगिता पाई जाती है, उसमें भाग लिया जाता है। देखते हैं 28वां क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या कहता है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो बाल्यावस्था की अवधारणा से अभिप्राय है आपका नंबर 1, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। तो बाल्यावस्था की अवधारणा जो है सभी बच्चों के लिए समान रूप से समान संदर्भों में होती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? तो इसका उत्तर हो गया आपका 3rd नंबर, क्योंकि बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। कब? मध्य बाल्यावस्था में। मध्य बाल्यावस्था यानी जो है 7 साल से 12 साल तक की मध्य बाल्यावस्था, जब बच्चा तार्किक रूप से सोचना आरंभ कर देता है, वह उसके नॉलेज से बहुत ही अच्छा सोचता है। तो आखिरी क्वेश्चन है आपका, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की डैश। तो इसका उत्तर हो गया आपका दूसरा, प्राथमिक एजेंसियां हैं। देखिए दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम देते जाएंगे आपको थोड़ा थोड़ा हर दिन सब्जेक्ट, हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा विश्लेषण हम आप तक पहुंचाएंगे। आपकी सीटेट क्रैक हो, पास हो, यही हमारी कामना है। और इसका उत्तर देख लेते हैं कि इसका उत्तर है दूसरा, प्राथमिक एजेंसियां, जो परिवार और पड़ोस या समाज जो है बच्चे के लिए प्राथमिक प्राइमरी लेवल्स हैं। प्राइमरी सोशलाइजिंग और एजेंसीज है। तो आपको बच्चे के लिए द्वितीय एजेंसी यानी सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसीज पूछी, तो इसके लिए आपका होगा पत्र और मीडिया। पत्र और मीडिया जो है ये आपके सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसीज होती है, यानी ये द्वितीय तत्व होते हैं जो बच्चे को सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। पहले तो सबसे पहले भाषा सिखाने वाला परिवार होता है। जो प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी है वो आपका परिवार होता है।
चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना काफ़ी है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे हमें भी हमारी भी हौसला बढ़ाइए और आपका भी जोश बढ़ता रहेगा। जबकि क्वेश्चंस के आंसर मिलते रहेंगे तो आपका सीटेट भी आपको मिल जाएगा। तो 120 का आपको सीटेट का टारगेट रखना है, जबकि आप 90 या 100 ले सकते हैं। धन्यवाद।